हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में ईथर के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले आप लोग थोड़ा सा हाल खबर ले लें। आप लोग ठीक ठाक हैं इस लॉकडाउन में? बताइए, मस्त है ना? मस्त होना भी चाहिए। और इसी के साथ आप लोग पढ़ाई एकदम शुरू किए रहिए। उसमें सोचने और समझने की नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, लॉकडाउन चल रहा है, ये वो फलाने ठिकाने से मतलब नहीं है। आप लोग अपने ढंग से जिस प्रकार से चल रहे हैं उस प्रकार से फिर तैयारी बनाए रखें एकदम मस्त से। और ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज आप लोग चर्चा करेंगे, बहुत मस्त और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा, मज़ेदार। आज मज़ा आएगा। क्या चीज़ें जो पढ़ाने चल रहे हैं, डाई एथिल ईथर के गुण के बारे में जो चर्चा करेंगे, एकदम दिमाग फ्री रखिए और कंसंट्रेट रहिए मस्त के साथ। जैसे घर पे मस्ती करते हैं सेम उसी प्रकार से चलिए, एकदम मज़ा आएगा। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था डाई एथिल ईथर बनाने की विधि के बारे में चर्चा की गई थी। आज आप लोगों को उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? क्या क्या लेकर के संसाधन तैयार हैं लेकर के? क्या क्या बताइए? रफ और पेन या कॉपी और पेन कुछ भी लेकर के आप तैयार रहिए, क्योंकि रिएक्शन आज आप लोगों को बनाना होगा। सेंटेंस हम देंगे, ठीक है, पूछते हुए चलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को बताना है, ये नहीं है कि वैसे बैठे रहें। और टाइम आपको देंगे, बताना होगा, उसके बाद फिर हम बताएंगे, आप लोग नोट भी करेंगे और बनाते हुए चलते हैं। तो चलिए देखिए, आज हम आप लोगों को शुरुआत कर रहे हैं डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में? भौतिक गुण के बारे में। तो चलिए देखिए, भौतिक गुण होता क्या डाई एथिल ईथर का, थोड़ा सा उसके बारे में, उसकी जो कहानी होती है उसको समझिए। फिर लिखना तो है ही है, लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट आपका है मिलेगा भौतिक गुण। डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण में पहला पॉइंट मिलेगा कि यह का मतलब क्या? डाई एथिल ईथर यह रंगहीन, कैसा? रंगहीन, अति, ठीक है, अति वाष्पशील, ठीक है, अति वाष्पशील द्रव होता है। कैसा होता है? अति वाष्पशील, रंगहीन अति वाष्पशील द्रव होता है। क्या बताया गया कि डाई एथिल ईथर रंगहीन अति वाष्पशील द्रव होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका मिलेगा कि इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या क्या पहला पॉइंट बताया गया कि यह रंगहीन अति वाष्पशील द्रव होता है। दूसरा बताया गया कि यह इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। आई बात समझ में? चाहे देखिए तीसरा पॉइंट क्या आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट आपका मिलेगा कि इसकी वाष्प को सूंघने पर निश्चेतना, निश्चेतना का मतलब आपका हो जाएगा बेहोशी। जैसे बेहोश किया जाता है, मूर्छा आ जाती है, तो वही आपका है कि इसका उपयोग जो होता है, इसकी वाष्प को सूंघने पर क्या होता है कि निश्चेतना उत्पन्न होती है, मीन्स बेहोशी छा जाती है। इसके बाद इसीलिए इसकी वाष्प का उपयोग चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है। क्लियर हुआ? और इसके बाद आगे अगला पॉइंट आपको मिलेगा कि यह, ठीक है, कि यह जो होता है जल में अल्प विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? पूर्ण विलेय होता है। क्या होता है? कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। क्लियर हुआ आपका? कितने पॉइंट बताया गया? 4 पॉइंट आपके आज अभी अभी आपको बताया गया इसके भौतिक गुण के बारे में। कि पहला नंबर आपका मिला कि यह रंगहीन अति वाष्पशील द्रव होता है। इसके बाद दूसरा आपका बताया गया इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरा पॉइंट बताया गया यह, ठीक है, कि इसकी वाष्प, ठीक है, इसकी वाष्प को
सूखने पर, इसकी वाष्प को सूखने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है। क्या होती है? निश्चेतना उत्पन्न होती है। अर्थात इसका उपयोग कहाँ? चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है। और इसके बाद आपका बताया गया लास्ट पॉइंट, यह जल में अल्प विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। क्लियर हुआ आपका? तो चलिए देखिए, जहां तक हमारी उम्मीद है हो गया आप लोगों का, और सुनते हुए उसको समझते हुए और लिखते हुए आप लोग चलिए, ठीक है, मस्त है ना। तो चलिए देखिए, अब इसको हम सोच रहे हैं कि लिख लिया जाए ना, तो इसको लिखेंगे, जिससे क्या होता है, लिखते हुए पहले समझते हुए फिर लिखते हुए चलेंगे तो फिर आसान रहेगा। आई बात समझ में? तो भौतिक गुण क्लियर हो गया। क्या क्या बताया गया थोड़ा सा एक बार आप लोग बताएंगे, ठीक है, और उसको अब अपने ढंग से जो है एक बार अपने माइंड में आप लोग उसको क्या करें, रिवाइज करिए। तो रिवाइज कर लेंगे, अगर माइंड में एक बार रिवाइज हो गया बिना देखे बिना समझे, तो एकदम समझिए कि आसान है, भूलने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ईथर के बारे में, डाई एथिल ईथर अधिकतर पूछता है एग्जाम में, प्रयोगशाला विधि आपसे पूछेगा, और डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण कुछ है, उसके उपयोग, मतलब आपका छठा क्वेश्चन जो मिलेगा छठे नंबर में, जनरली आपका एक बनाने की विधि के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्लियर रहिएगा, प्रयोगशाला विधि बनाते कैसे हैं, इसके दो चार जो भौतिक गुण हैं, उसके बाद आपसे दो चार पूछेगा रासायनिक गुण, इसके उपयोग के बारे में चर्चा करेगा, तब आपको कितना नंबर देगा, तब आपको जो है 5 नंबर उसमें से देगा। आई बात समझ में? तो चलिए एकदम मस्त है। जहां तक हमें उम्मीद, बनाने की विधि आप लोग उस दिन पढ़ चुके होंगे, ठीक है, एकदम इजी था, कुछ था वो नहीं उसमें। आई बात समझ में? पहला प्रयोगशाला था विधि बनाने की, दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका विलियमसन संश्लेषण था, ध्यान रखिएगा, विलियमसन संश्लेषण था। तीसरा आपका एल्यूमिना और एल्युमिनियम फास्फेट था, और इसके बाद चौथा था किसके साथ, एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो डाई एथिल ईथर बनता है। यही आपका था बनाने की विधि, 4 विधि दी गई थी, ठीक है। तो एक बार उसको भी आप रिवाइज करके रखेंगे, और इधर हम भौतिक गुण के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, और रासायनिक गुण भी आगे चर्चा की जाएगी, ठीक है, इसके उपयोग के बारे में। चलिए लिख लिया जाए, आई बात समझ में? तो हेडिंग आप बनाएं क्या, डाई एथिल ईथर के गुण, डाई एथिल ईथर के गुण। तो डाई एथिल ईथर के गुण के बारे में क्या करेंगे, चलिए लिखिएगा, हेडिंग बनाइए, क्या बनाएंगे, डाई एथिल डाई एथिल ईथर के गुण। आई बात समझ में? तो अब इसमें पहला नंबर क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे भौतिक गुण। क्या, भौतिक गुण, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में आप क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे। पहला आपका क्या बताया गया, थोड़ा सा आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग दिमाग में एक बार उसको, जैसे कंप्यूटर में रिसाइकिल होती है ना, उसी प्रकार से एक बार उसको क्या करिए, रिवाइज करिए, देखिए क्या बताया गया था। पहला आपका बताया गया था क्या चीजें, यह रंगहीन, ठीक है, अति वाष्पशील द्रव होता है। क्लियर हुआ? तो लिखते हैं, चलिए देखिए, यह रंगहीन अति वाष्पशील द्रव होता है। दूसरा, इसका क्वथनांक इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी वाष्प को सूखने
पर निश्चेतना उत्पन्न होती है। इसलिए कहाँ उपयोग किया जाता है? इसलिए इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या बताया गया था? यह जल में अल्प विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। पूर्ण विलेय होता है। तो यही आपका था, ठीक है। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। जहां तक हमें उम्मीद है कि आप लोग पहले ही लिख चुके होंगे, और ये आप जो नहीं लिख पाए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये 4 इसके भौतिक गुण रहे। क्या रहे? इसके भौतिक गुण रहे। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे चलते हैं। आप मिटाते हैं हम, ठीक है। तो आपका देखिए रासायनिक गुण। अब हेडिंग क्या डालेंगे? रासायनिक गुण, ठीक है। तो चलिए रासायनिक गुण हेडिंग डाल लीजिए, उसके बारे में उसकी चर्चा कर रहे हैं। हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, ठीक है। तो देखिए रासायनिक गुण, अभी तो भौतिक गुण था, अब रासायनिक गुण में क्या होता है कि रासायनिक गुण में आपका मिलेगा पहला पॉइंट, बहुत मजेदार है, जो जनरली हम यूज करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि दहन मीन्स किसी चीज को जलाने में, ठीक है, किसी चीज को जलाने में दहन कहते हैं ना। जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो कहते हैं दहन कर रहे हैं, तो वही प्रक्रिया है इसमें। तो हम करते क्या हैं कि पहले आप सुन लीजिए कि इसमें बताया जाएगा कि दहन में होता क्या है कि डाईएथिल ईथर, ठीक है, डाईएथिल ईथर अत्यधिक वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव होता है। अत्यधिक वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव होता है। क्या बताया गया कि डाईएथिल ईथर अत्यधिक क्या होता है? वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव होता है। क्लियर हुआ इतना? अब आगे देखिए, आपको बताया जाएगा कि इसकी वाष्प, ठीक है, इसकी वाष्प, ठीक है, इसकी वाष्प वायु या ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इसकी वाष्प वायु या ऑक्सीजन के साथ जलकर, ठीक है, या दहन होकर, जलकर या दहन होकर एक विस्फोटक पदार्थ बनाती है। क्या बनाती है? एक विस्फोटक पदार्थ बनाती है। क्लियर हुआ? क्या बताया गया कि इसकी वाष्प, ठीक है, इसकी वाष्प क्या होती है कि वायु या ऑक्सीजन के साथ, वायु या ऑक्सीजन के साथ क्या होता है कि जलकर या दहन होकर एक विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करती है। क्लियर हुआ आपका? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। लिखिए, आपका एक बार फिर सुन लीजिए, उसके बाद लिखते हैं कि बताया गया कि दहन में इस डाईएथिल ईथर अत्यधिक वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव होता है। क्लियर हुआ आपका? और इसके बाद फिर बताया जा रहा है कि इसकी वाष्प वायु या ऑक्सीजन के साथ जलकर या दहन होकर क्या बनाता है? एक विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करता है। यही आपका यहाँ लिखा भी जाएगा, बताया भी जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो होता है आपका रिएक्शंस भी दिए जाएंगे। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं, हेडिंग बनाएंगे
रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में पहला पॉइंट आपका मिलेगा क्या चीजें, हेडिंग बनाइए दहन, दहन। आई बात समझ में? तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि यह अत्यधिक वाष्पशील एवं ज्वलनशील द्रव होता है। इसकी वाष्प वायु या ऑक्सीजन के साथ जलकर एक विस्फोटक पदार्थ बनाती है। आई बात समझ में? बताया गया कि नहीं? वही चीज एकदम सेम है, कुछ था नहीं, सोचने की जरूरत। क्या था? ये अत्यधिक वाष्पशील और क्या था, ज्वलनशील जो होता है, द्रव होता है, और इसकी वाष्प वायु या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वह क्या बनाता है, या जल करके वह आपका एक विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करता है। आई बात समझ में? हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का हो भी गया होगा। तो रिएक्शंस देखिए क्या होता है, इसमें रिएक्शन आपका मिलेगा कि डाई एथिल ईथर का सूत्र बताइए जल्दी से। बताइए, हम वेट कर रहे हैं। चाहे देखिए इसमें क्या होता है कि डाई एथिल ईथर सूत्र होता है C2H5O, प्लस किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ यह क्रिया करता है तो बनाता विस्फोटक पदार्थ के रूप में आपका क्या, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब यह आपका हो जाएगा क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करने की बात है तो देखिए कार्बन कितना है, कार्बन आपका 2 2 4। ठीक है, 4 कार्बन हो गया। एक जो है तत्व लेंगे, एक तत्व लेकर के उसका बैलेंसिंग पूरा करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आई बात समझ में? तो चलिए देखिए, कार्बन आपका 4 है, 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 आपका हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन आपका 6 दूनी 12, 1 13। ठीक है, और यहाँ पर 4 दूनी 8 और ये 5, 8 5 13 शायद होता होगा या होता है, ये आप लोग कन्फर्म करेंगे, आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो रहा इसका क्या, दहन, रासायनिक गुण की पहली पॉइंट आपकी रही। अब इसके बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट इसकी। तो चलिए अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं किसका, दूसरा पॉइंट रासायनिक गुण का मिलेगा जल अपघटन। क्या मिलेगा, जल अपघटन। तो जल अपघटन में आपको मिलेगा, तो ध्यान से थोड़ा सा सुनिए इसके बारे में कि जल अपघटन, ठीक है, जल अपघटन में होता क्या है कि डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर साधारण परिस्थितियों में, डाई एथिल ईथर साधारण परिस्थितियों में यह क्या करता है, अम्ल या क्षार के साथ जल अपघटित नहीं होता है। ठीक है, यह जल अपघटन नहीं होता है साधारण परिस्थितियों में। ध्यान रखें, कुछ है नहीं, क्या चीजें कि साधारण परिस्थितियों में डाई एथिल ईथर क्या करता है, क्षार या अम्ल के साथ, अम्ल या क्षार के साथ क्या होता है, आसानी से अपघटित नहीं होता है। आई बात समझ में?
अब इसमें करते क्या है कि डाई एथिल ईथर, आगे उसी में जानेंगे कि डाई एथिल ईथर, ठीक है, तनु अम्ल के साथ, डाई एथिल ईथर तनु अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यह क्या होता है, उच्च दाब और उच्च ताप पर, उच्च दाब और उच्च ताप पर क्रिया करके या अपघटित होकर क्या बनाता है, एथिल एल्कोहल का निर्माण करता है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से एक बार इसकी कहानी सुनिए। यह बताया गया डाई एथिल ईथर जल अपघटन के बारे में चर्चा चल रही है। डाई एथिल ईथर क्या होता है कि साधारण परिस्थितियों में जल अपघटित या जल के साथ क्रिया नहीं करता है। यह क्रिया तब करेगा जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, उसको उच्च दाब पर या उच्च ताप पर क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, जब तब वह क्या होता है, एथिल एल्कोहल में अपघटित होगा। क्लियर हुआ? तो चलिए लिख लीजिए। क्या हेडिंग क्या डालेंगे, जल अपघटन। बनाइए दूसरा नंबर। जल अपघटन। आई बात समझ में? तो जल अपघटन में आप लिखेंगे यह मतलब कौन, आपकी हम नहीं, डाई एथिल ईथर, यह साधारण परिस्थितियों में अम्ल या क्षार के द्वारा जल अपघटन नहीं होता है। डाई एथिल ईथर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप के साथ जल अपघटन करता है, जिससे एथिल एल्कोहल का निर्माण करता है। आई बात समझ में? देखिए मजेदार है कि नहीं? एकदम मस्त से चलिए। जिस प्रकार से घर पे खेलते रहते हैं ना, अधिकतर तो आप लोग खेल ही रहे हैं इस समय, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल करके इधर भी ध्यान देंगे तो खेलने के साथ यह भी अच्छा लगेगा। जिस प्रकार से खेल अच्छा लगता है उसी प्रकार से यह भी लगेगा मजेदार। अधिकतर तो इस समय बच्चे जो होता है पबजी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उस पर मत जाइए, ठीक है। वह आपका काम आने वाला नहीं है। काम तो ये आएगा किसी न किसी दिन मजा देगा, ठीक है, तो आसान होगा। तो चलिए देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, जल अपघटन। तो जल अपघटन में आपका मिला क्या चीजें कि आपको बताया गया कि साधारण परिस्थितियों में क्या होता है, अपघटित
नहीं होता है अम्लीय क्षारों के द्वारा, और इसके बाद यह क्या होता है, तनु अम्ल या क्षार के सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में यह क्या होता है, अपघटित हो करके एथिल एल्कोहल बनाता है। तो हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि आप लोग रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कि रिएक्शन भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, कि आपका हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2O, यह क्या करेगा, तनु, ठीक है, तनु H2SO4, या आपका यह Cl लेंगे, ठीक है, उच्च दाब और ताप, ठीक है, उच्च दाब और ताप के साथ बनाएगा तो C2H5OH आपका होगा। साथ रिएक्शन देखिए बैलेंस होगा, 2 आपका यह था, ठीक है, 2 आपका H है, 2 आपका O भी हो गया। तो इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो ये है डाई एथिल ईथर, क्या है, डाई एथिल ईथर, और इसके बाद यहाँ पर आपका है जो अभी अभी बताया गया था एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल। आप देखे होंगे इस लॉकडाउन में बहुत लोग परेशान थे, किसके लिए, कि मिल नहीं रहा है, तो सरकार भी जो है उनकी मनोकामना पूरी कर दी, जिससे उन लोग आज मस्त से आनंद उठा रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप लोग भी आनंद के साथ चलिए पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये आपका जल अपघटन रहा, ठीक है, यह क्या रहा, जल अपघटन रहा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम मिटाते हैं आप लोगों को। आई बात समझ में? तो चलिए देखिए आपका तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर क्या मिलेगा, पहला आपका मिला दहन, दूसरा आपका क्या मिला, जल अपघटन, तीसरा आपका मिलेगा, नोट करिए कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, यह भी एकदम आसान है, ठीक है, मजेदार है आपका एकदम। ऐसा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर किया जा रहा है। अब इसमें कुछ है नहीं, क्या खाली ध्यान देना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कि जब, ठीक है, डाई एथिल ईथर को, ठीक है, जब डाई एथिल ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। आई बात समझ में? क्या बताया गया? कुछ हार्ड लगा? नहीं ना? तो बताया गया कि डाई एथिल ईथर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वह क्या बनाता है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ आपका? कुछ रहा नहीं ना? एकदम मस्त है, ठीक है, हेलवे की तरह। आई बात समझ में? एकदम दांत का सहारा लेना नहीं पड़ता है, उसका यूज कौन करते हैं, जो लगभग दांत से जो है एक्सपायर कर जाते हैं, दांत काम नहीं करता है, उसी तरह है एकदम। चलिए मस्त से साथ सीखिए इसको। आई बात समझ में? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो एक लाइन है, लिख लीजिए तुरंत। क्या चीजें आपका मिलेगा कि डाई एथिल ईथर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? ध्यान रखिएगा, क्या बताया गया था, बताइए आप लोग। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? अभी अभी बताया गया था, बताइए एक बार। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बताया गया था? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। आप लोग बड़ा धीमा चल रहे हैं भाई,
थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ाइए अपनी। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, जिससे मजा आएगा तब पढ़ने में। सल्फेट बनाता है, आई बात समझ में, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। यही चीजें आपका जो है बताया गया, ठीक है, क्लियर हुआ आपका। चाहे देखिए रिएक्शंस जहां तक हमें उम्मीद है रिएक्शन आप लोगों का हो गया होगा, आई बात समझ में। तो चलिए देखिए इसमें देखिए क्या होता है। डाइथेन सूत्र बताइए जल्दी से। C2H5O C2H5 साथ साथ चलिए मजा आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा H2SO4, क्या होगा H2SO4। क्या करेंगे गर्म करेंगे तो आपका बना देगा क्या चीजें C2H5, ठीक है, HSO4 C2H5HSO4 प्लस आपका बचेगा H2O, क्या बचेगा H2O बचेगा, H2O बचेगा। क्लियर हुआ। अब बैलेंस करने की बात है तो बैलेंस करने आता है ना। दो आपका C2H5 है, दो आपका C2H5 है, दो आपका C2H5 हो गया, आई बात समझ में। अब बात आती है हाइड्रोजन की, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है आपका, ऑक्सीजन आपका 1 है, ऑक्सीजन उधर भी 1 है। SO4 कितना है, SO4 आपका इधर आपका 2 है, ठीक है, और इधर भी SO4 कितना है 2 है। तो अगर नाम लिखना है तो नाम भी आप लिख सकते हैं, क्या चीजें डाई एथिल, ठीक है, डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम आप लोग लिख सकते हैं, आई बात समझ में। ये है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन, ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। क्लियर हुआ आपका। और जल, तो जल देख ही रहे हैं H2O, ठीक है, उसको अब आप लिख सकते हैं। ये आपका रहा क्या चीजें, ये आपका रहा सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के बारे में। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की अभिक्रियाएं स्टार्ट करते हैं। शायद आप लोगों का हो गया होगा क्या चीजें, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के बारे में। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को मिलेगा किसके साथ, अब अगला आपका मिलेगा चौथा नंबर, कि चौथा नंबर आपका मिलेगा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो चलिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया हेडिंग डालिएगा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया के बारे में आपको मिलेगा कि डाई एथिल ईथर, ध्यान रखिएगा कि डाई एथिल ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके वह क्या बनाता है, वह बनाएगा क्या चीजें एथिल क्लोराइड बनाता है और इसके बाद फास्फोरिल क्लोराइड का निर्माण करता है उसी के साथ साथ। आया, कुछ हार्ड तो नहीं लगा ना, एकदम इजी है। तो चलिए देखिए हेडिंग बनाएंगे, क्या चीजें हेडिंग बनाएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो बनाइए, चौथा नंबर हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो क्या बताया गया, एक बार आप बताइए, हमें उम्मीद है आप बताएंगे। चलिए बताइए भाई। चलिए ठीक है, थोड़ा लंबा है, आप लोग उतना जो है टाइपिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है आपका। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें हम बता रहे हैं, फिर से ध्यान सुनिए। और इसमें बताया जा रहा है कि डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके आपका बनाता है एथिल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, एथिल क्लोराइड बनाता है और इसके साथ साथ फास्फोरिल क्लोराइड का निर्माण भी करता है। क्लियर हुआ? तो इसका सेंटेंस लिख लीजिए। क्या बताया गया कि डाईएथिल ईथर फास्फोरस, ठीक है, डाईएथिल ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड बनाता है। फास्फोरिल क्लोराइड बनाता है। क्लियर हुआ आपका? तो चलिए देखिए रिएक्शंस क्या होगा। रिएक्शन आप साथ में बोलते चलिए, क्या होगा बताइए। C2H5O, प्लस क्या होता है, PCl5 को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो अभिक्रिया होगी तो क्या बनाएगा, यह बना देगा C2H5, क्या बनाएगा C2H5Cl प्लस आपका बचेगा POCl3। आई बात समझ में? बैलेंस करना है तो बैलेंस आप लोग कर लेंगे, ठीक है, बैलेंस भी हो गया होगा तो इसका नाम लिखेंगे डाईएथिल ईथर। थोड़ा ये बताइए आप लोग, डाईएथिल ईथर का आईपीएससी नाम बताइए। जो बताएं बहुत बढ़िया है और नहीं बताएं तो बताने की कोशिश करेंगे, आसान होगा। फास्फोरिल क्लोराइड, ये आपका रहा चौथा नंबर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया के बारे में। क्लियर हुआ? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला स्टार्ट करते हैं, मिटाने चल रहे हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए अब आपका पांचवा नंबर मिलेगा क्लोरीन से अभिक्रिया। किसके बारे में? क्लोरीन से अभिक्रिया के बारे में। तो ध्यान रखिएगा क्लोरीन से अभिक्रिया, 2 स्टेप में अभिक्रिया आपको देखने के लिए मिले। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में आपको अभिक्रिया देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? लेकिन मस्त है एकदम, ठीक है। तो चले देखिए क्लोरीन से अभिक्रिया के बारे में आपको मिलेगा। पहला, एक बार क्या करते हैं, डाईएथिल ईथर को, ध्यान रखिएगा, एक बार डाईएथिल ईथर को क्लोरीन के साथ अंधेरे में कराते हैं, मतलब प्रकाश की उपस्थिति वहां पर नहीं होती है। तो जब अंधेरे में अभिक्रिया कराते हैं तो डाईएथिल ईथर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है 1,1 डाईक्लोरो एथिल ईथर बनाता है। 1,1 डाईक्लोरो एथिल ईथर बनाता है। क्लियर हुआ आपका? क्या बताया गया? 1,1 डाईक्लोरो एथिल ईथर बनाता है। किसके साथ? अंधेरे में करता है। कौन? डाईएथिल ईथर किसके साथ? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। आई बात समझ में? अब दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराई जाती है तब वह बनाता है पर, ठीक है, पर डाईक्लोरो एथिल ईथर, पर डाईक्लोरो एथिल ईथर बनाता है। आई बात समझ में? एकदम क्लियर हुआ होगा, कुछ है नहीं। प्रकाश की अनुपस्थिति में सिर्फ ध्यान देना है, प्रकाश की अनुपस्थिति अगर है
मतलब प्रकाश उपस्थित नहीं है। जब प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तो इसका मतलब अंधेरा रहेगा, और जब अंधेरा रहेगा तो उसमें अभिक्रिया करेगा तो 1,1 डाइक्लोरो एथिल ईथर बनाएगा। अगर जब प्रकाश की उपस्थिति होगी तब वह पर डाई क्लोरो एथिल ईथर बनाता है। क्लियर हुआ आपका? तो चलिए देखते हैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग लिख चुके होंगे जो हम थियरी आप लोगों को बता रहे हैं। आई बात समझ में? लिखे हैं कि नहीं ये आप बताइए। लिख चुके हैं? तो चलिए देखिए कि हम आपको हेडिंग डालने के लिए कह रहे हैं। 5वां नंबर आपका मिलेगा क्लोरीन से अभिक्रिया। किसके साथ? क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक स्टेप बनाइएगा। पहला आपका मिलेगा अंधेरे में। किसे मिलेगा? अंधेरे में अभिक्रिया। इसी के अंतर्गत है अंधेरे में अभिक्रिया। तो जब अंधेरे में होगा तो क्या बनाया गया था? बनाया गया था 1,1 डाइक्लोरोएथिल ईथर। तो वही मिलेगा। चलिए लिख लीजिए क्या मिलेगा? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर ईथर प्रकाश की अनुपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो एथिल ईथर बनाता है। आई बात समझ में? अब अगर रिएक्शन से लिखना है तो ये हो गया होगा। रिएक्शन लिखे, मस्त है आपका। क्या चीजें? C2H5O C2H5। यह क्या करेगा? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, बनाएगा यह Cl निकालेगा आपका, बना देगा आपका। जैसे इसी को हम अगर किस रूप में तोड़कर लिखें तो ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम C2H5 को लिख सकते हैं CH3 CH2O CH2 और CH3 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर वही चीजें हो जाएगा CH3 CH ClO C2H5 लिख सकते हैं, या आपका CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। अब यह ध्यान रखिएगा, फिर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो निकालेगा आपका HCl, और यह बना देगा आपका क्या चीजें? यह बनाएगा CH3 CH Cl, दिखाई दे रहा है ना Cl, और इसके बाद O CH Cl, और यह आपका हो जाएगा CH3। क्लियर हुआ आपका? ये आपकी अभिक्रिया रही। तो अगर नाम लिखने की बात है तो नाम आसानी से आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या चीजें? ये तो रहा आपका डाई एथिल ईथर रहा, और यहां पर क्लोरीन है, इसका नाम लिखना है तो लिखेंगे, ठीक है, 1 मोनो, ठीक है, क्लोरो 1 मोनो क्लोरो एथिल ईथर। और इसके बाद अगर इसका नाम लिखना है तो यही जो बताया गया था इसका नाम ध्यान रखिएगा। मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। तो 1,1, ठीक है, डाई, ठीक है, 1,1 डाई क्लोरो 1,1 डाई क्लोरो एथिल 1,1 डाई क्लोरो एथिल ईथर।
एथिल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा। ये तो रहा किसमें, अंधेरे में। अब उजाले में चलिए, उजाले में चलकर देखिए क्या अभिक्रियाएं होती हैं और कैसे होता है। ये अंधेरे वाला आप इसको नोट करिए। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिए तो चलिए देखिए उजाले वाले में क्या होता है। ये तो रहा पहला, इसी के अंतर्गत अब दूसरा ध्यान रखिएगा, मिलेगा आपका किसमें, प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरा आपका मिलेगा प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में। तो लिखिए, इसमें बताया गया था कि डाई एथिल ईथर प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके डाइक्लोरो एथिल ईथर बनाता है। आई बात समझ में। तो अब इसके बाद इसका रिएक्शंस लिखेंगे। तो रिएक्शन में देखिए, ठीक है, इसका रिएक्शंस में क्या होगा, थोड़ा स्याही भर लें। तो देखिए रिएक्शन में आपका क्या हो जाएगा, एथिल ईथर बनाता है। तो रिएक्शन में आपका हो जाएगा, लीजिए C2H5O C2H5 प्लस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो बना देगा, ध्यान रखिएगा। तो इसे बनाएगा आपका क्या चीजें, ये बना देगा C2Cl5O C2Cl5, यही आपका है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम लिखेंगे डाई एथिल ईथर हो जाएगा। यही आपका है पर, ठीक है, डाइक्लोरो एथिल ईथर, ये आपका रहा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो है। तो इसको मिटाते हैं, अगला हम अगले स्टेप की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। तो चलिए देखिए, अगला नंबर आपका है छठा नंबर। ठीक है, यह भी आपका इजी है। जहां तक हमें उम्मीद है आप लोगों को एकदम मस्त रिएक्शन आपको दिया जा रहा है, जो एकदम इजी है, आसान है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। तो छठा नंबर आपका मिलेगा, ध्यान रखिएगा क्या चीजें। छठा नंबर मिलेगा एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो एस्टिल क्लोराइड की बात आती है तो एस्टिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3COCl से अभिक्रिया कराएं किसका, डाइएथिल ईथर का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है, क्या करेंगे कि निर्जल, ठीक है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या होगा कि डाइएथिल ईथर क्या हो जाएगा, एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके वह बना देता है क्या चीजें, एथिल एसीटेट। क्या बनाएगा, एथिल एसीटेट, और इसके बाद एथिल क्लोराइड बनाता है। आई बात समझ में। तो चलिए यहां पर हेडिंग डालेंगे, छठा नंबर क्या हो जाएगा, एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, क्लोराइड के साथ अभिक्रिया
अभिक्रिया। इसमें लिखे, क्या लिखेंगे, एसिटिल क्लोराइड क्या बताया गया कि निर्जल, लिखिए थोड़ा सा, निर्जल एल्यूमिनियम, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, की उपस्थिति में डाईएथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बनाता है। यही आपको बताया गया है कि नहीं? ठीक है, तो अब रिएक्शंस क्या हो जाएगा, रिएक्शन आप लोग लिखिए C2H5O C2H5, लिखिए क्या हो जाएगा C2H5O C2H5 किसके साथ, अभी आपको बताया गया था एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्या होगा बताइए, हम वेट 10 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, आपको बताया गया था एसिटिल क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा CH3COCl। ठीक है, यह हो जाएगा किस पर, निर्जल बिना जल का, क्या AlCl3, या इसी को कह सकते हैं जिंक क्लोराइड ZnCl2 भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब बनाएगा आपका क्या चीजें, क्या बताया गया है, आपका बताया गया कि क्या बनाएगा, एथिल एसीटेट बनाएगा CH3COOC2H5 प्लस आपका क्या बच रहा है, आपका बचेगा जो वह हो जाएगा C2H5Cl। ठीक है, तो ध्यान रखिए शायद आपका यही बचा है। क्लियर हुआ, और नाम भी आपका वही जो ऊपर लिया गया है, तो इस पर नाम लिखेंगे डाईएथिल ईथर, और इसके बाद इस पर हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड, और इसके नाम की बात आती है, यही है आपका क्या, एथिल एसीटेट हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा तो एथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका, तो ये आपका रहा छठा नंबर एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अब आपका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया ये, तो अब आपका मिलेगा इसमें, क्लियर हुआ, तो चलिए हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद आपका मिलेगा किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। आई बात समझ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड सूत्र क्या हो जाएगा,
एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होगा CH3। ध्यान सुनिएगा, अभी पूछेंगे CH3CO का होल ट्वाइस और O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3CO का होल ट्वाइस और O होगा एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होगा। तो ध्यान रखिएगा कि डाईएथिल ईथर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया करके वह बनाता है क्या चीजें? एथिल एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? एथिल एसीटेट बनाता है। तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे डाईएथिल ईथर एसिटिक एनहाइड्राइड डाईएथिल ईथर लिखेंगे निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है। एथिल एसीटेट क्या है? एक प्रकार का एस्टर है। क्या है? एक प्रकार का एस्टर है। तो ध्यान रखिएगा। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका अगर सूत्र के बाद इसके रिएक्शंस की बात करेंगे तो रिएक्शंस हो जाएगा क्या चीजें? C2H5O प्लस क्या बताया गया सूत्र? एसिटिक एनहाइड्राइड CO का होल ट्वाइस O। यह क्या करता है? निर्जल बिना जल के ZnCl2 के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो बना देता है क्या चीजें? आपका बना देगा कि यह बना देगा CH3, ठीक है, COO C2H5 दो ले लीजिए। अब देखिए मिला लीजिएगा एक बार इसको, क्या बैलेंस है? CH3 आपका 2 है, 2 CH3 हो गया और इसके बाद आपका CO यह एक हो गया और इसके बाद 2 यह है। C कितना है? 1 है। C आपका 2 है, 2 हो गया। O आपका 2 1 3 हो गया, 3 1 4, तो 2 दूनी 4 O हो गया और C2H5 2 है, C2H5 हो गया। तो नाम लिखना है, तो नाम लिखेंगे डाईएथिल ईथर और इसके बाद हो जाएगा क्या हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड और इसके बाद यह हो जाएगा एथिल एसीटेट। यह एक प्रकार क्या है? एस्टर है। अगर कोई पूछे क्या है तो एस्टर है। आई बात समझ में? तो ये आपका रहा 7वां नंबर। क्या चीजें? 7वां नंबर रहा कि एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब आपका लास्ट पॉइंट है। क्या चीजें आपका मिलेगा? लास्ट आपका है 8वां नंबर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, यह भी एकदम मजेदार था। जिस प्रकार से पीछे आप पढ़ कर आए हैं उसी प्रकार से है। तो एक बार इसकी कहानी देखिए क्या मिलेगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। क्या होता है? CO। तो डाई एथिल ईथर, ध्यान रखिएगा, डाई एथिल ईथर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, लेकिन इसकी उपस्थिति होगी, वैसे करेगा नहीं सामान्य परिस्थिति में। इसमें क्या लेंगे? बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड और जल की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप के साथ यह बनाएगा क्या चीजें? एस्टर बनाएगा। ठीक है, एथिल एस्टर का नाम होगा एथिल प्रोपियोनेट, एथिल प्रोपियोनेट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए एक लाइन है लिखना, तो लिख लीजिए कि यह का मतलब कौन? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर क्या करेगा? डाई एथिल ईथर बोरान ट्राइफ्लोराइड और जल की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। लेकिन उस एस्टर का नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा? एथिल प्रोपियोनेट बनाता है। आई बात समझ में? तो रिएक्शन, हमें उम्मीद है रिएक्शन आप लोग लिख चुके होंगे। बताइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए देखिए रिएक्शन की बात अगर आती है तो रिएक्शन आप लिखेंगे C2H5O C2H5 प्लस किसके साथ बात की जा रही है? किसके साथ किया जा रहा है? यह आपका बनाता है किसकी उपस्थिति में? यह कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सेंटेंस में छूट गया ना। देखिए डाई एथिल ईथर बोरान ट्राइफ्लोराइड और जल की उपस्थिति में, यही लिख लीजिएगा, में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च दाब मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, यह हो जाएगा क्या चीजें? BF3H2O। उच्च दाब का मतलब एटीएम कितना? 500 और 180 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। ठीक है, अब यह जब क्रिया करेगा तो बनाएगा आपका क्या चीजें? आपका बना देगा C2H5COO C2H5। देखिए रिएक्शंस बैलेंस है, शायद नहीं, हाँ बोलिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा क्या चीजें? डाई एथिल ईथर और इसके बाद वह नाम आपका जान रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, लिख लीजिए। और यहां हो जाएगा एथिल प्रोपियोनेट, एथिल प्रोपियोनेट। ठीक है, एथिल प्रोपियोनेट ये प्रकार क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिए ये आपका है क्या चीजें? डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। बहुत मजेदार आपका था रासायनिक गुण। अब बात आती है इसके उपयोग के बारे में, तो ध्यान रखिएगा डाई एथिल ईथर के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला आपका मिलेगा विलायक के रूप में। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों के विलायक के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा विलायक के निष्कर्षण में। ठीक है, विलायक के निष्कर्षण में। तीसरा आपका मिलेगा शल्य चिकित्सा या शल्य चिकित्सा क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये साथ हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे चलते हैं आपका उपयोग के बारे में।
ठीक है। तो उपयोग आपका बताया गया, लिख लीजिए आप। हम बोल रहे हैं पहला क्या चीजें, विलायक के रूप में डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर के उपयोग लिखेंगे। पहला पॉइंट विलायक के रूप में, किसमें, विलायक के रूप में, ठीक है। दूसरा आपका मिलेगा विलायक के निष्कर्षण में, विलायक के निष्कर्षण में। और तीसरा आपका मिलेगा क्या चीजें, शल्य चिकित्सा क्षेत्रों में, शल्य चिकित्सा क्षेत्रों में। ये इसके रहे उपयोग। आई बात समझ में, ये इसके रहे उपयोग। हमें पूरी तरह से उम्मीद है आप लोगों को यह एकदम सरलता के साथ, आसानी के साथ कह लीजिए आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमें पूर्ण रूप से आप लोगों पर ऊपर विश्वास है। आई बात समझ में। तो चलिए ध्यान रखिएगा कि मुख्य पॉइंट यह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई बात समझ में। और एक मुख्य पॉइंट आपको बताने चल रहे हैं, उसको विशेषता आप लोग नोट करिएगा या जानिएगा कि हमारा जो होता है, जो चैनल है आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस, ठीक है, आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस है। आप लोगों को टेलीग्राम ऐप्स को नोट करना होगा या अपलोड करना होगा उसको अपने मोबाइल पर। टेलीग्राम को आप लोग क्या करेंगे, प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोग हमारे चैनल को क्या करेंगे, सर्च करेंगे आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस। अगर वह आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा 2 नंबर है, ठीक है, हमारा 2 नंबर है, टेलीग्राम नंबर हम आपको देते हैं। और उस नंबर पर क्या करेंगे कि आप लोग कुछ मैसेज लिख करके हम लोगों को बोल देंगे, जिससे हम लोग आप लोगों को ऐड कर लेंगे। तो उस पर पीडीएफ के रूप में आप लोगों को नोट्स क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा फ्री में नोट्स। कोई नोट्स देता होता नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, आप लोगों को नोट्स देंगे। और नोट्स को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार अगर लिखना चाहेंगे तो लिखिए, नहीं तो उसका प्रिंट आउट निकालिए। वो आपके अकॉर्डिंग करना है, आपको समझना है क्या करना है। तो देखिए हमारा टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे क्या चीजें, आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस जौनपुर, ठीक है। अब इसके बाद मोबाइल नंबर है 9670267966। और एक और मोबाइल नंबर है, ध्यान रखिएगा, 88747760 और 57। किसी नंबर पर आप, ठीक है, कुछ भी मैसेज करके अगर जुड़ना चाहेंगे हमारे, ठीक है, चैनल से टेलीग्राम पर, तो इस पर मैसेज करके इस नंबर पर जुड़ सकते हैं और नोट्स आप लोग ले सकते हैं। आई बात समझ में। तो ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।